15 रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 से संबंधित गंभीर बीमारियां जैसे COPD, अस्थमा, ILD, फेफड़ों का कैंसर, TB शून्य और अन्य जैसे रोग तेजी से फैलते और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं, जिससे इन रोगों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नई विधाओं की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में रोग के बढ़ते आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सभी क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी के मामलों में से 15.69% भारत में है और कुल श्वसन रोग से होने वाली मौतों में से 30.25% भारत में है। रिपोर्ट आगे बताती है कि भारत में श्वसन संबंधी मामलों की संख्या संभावित रूप से COPD और अस्थमा क्रमशः 9.23 मिलियन और 35 मिलियन है, जिसमें COPD नंबर 2 मौत का कारण है। भारत के कुछ वर्षों में ही रेस्पिरेटरी जनित बीमारियों में विश्व में नंबर 1 पर आने की पूरी संभावना होती दिख रही है। अन्य कारण जैसे तंबाकू का उपयोग और देश में निरंतर खतरनाक प्रदूषण के स्तर के साथ साथ बायोमास और अन्य पर्यावरणीय जोखिम के रूप में अन्य प्रदूषक जोखिम ने श्वसन रोगों के बोझ को कम करने की चुनौती को और बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 ने श्वसन रोग के प्रकोप से निपटने के लिए मजबूत बुनियाद ढांचे की सख्त आवश्यकता पर प्रकाश डाला और मजबूत पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ साथ जरूरत पड़ने पर आगे की देखभाल और कई बीमारियों के अंतिम उपचार के रूप में फेफड़ों के प्रत्यारोपण की सुविधा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। क्रिटिकल केयर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इलाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और वर्ष 2050 तक 10 मिलियन अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। हमें इस खतरे के नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करनी होगी। सूर्या फाउंडेशन लखनऊ के तत्वावधान में मिडलैंड हेल्थ के रन रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ पिछले 18 वर्ष से CMI आयोजित करता रहा है और अब 17 दिसंबर 2023 को होटल ताजमहल लखनऊ में 15वां रेस्पिरेटरी एंड मेडिकल अपडेट संगोष्ठी क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 के लिए एक नया मंच प्रदान करेगा। ये 2023 अपडेट भारत के उच्च संस्थानों को समायोजित करके यूपी में पहले फेफड़े के प्रत्यारोपण कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर के साथ साथ CRRT, CMO आदि जैसे आधुनिक क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। ये अपडेट चेस्ट रोगों के निदान और प्रबंधन में व्यापक दृष्टिकोण और ज्ञान को प्रदान करने का एक प्रयास होगा। CT, थोरैक्स, फेफड़े के अल्ट्रासाउंड, ECCMOEBUS, फेफड़े के प्रत्यारोपण, ILD, सेप्सिस, फंगल संक्रमण, एंटीबायोटिक प्रतिरोध और कई अन्य प्रासंगिक विषयों में नए टूल के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। प्रख्यात शिक्षाविद और चिकित्सक जैसे एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर विजय हेडा एम्स नई दिल्ली, डॉक्टर प्रहलाद प्रभु देसाई लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से, डॉक्टर अमिता नेने बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई, डॉक्टर राजाधर CMRI कोलकाता से, डॉक्टर परीक्षित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पुणे के प्रयाग और श्वसन एवं क्रिटिकल केयर में कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां प्रतिनिधियों को प्रबुद्ध करेंगी और सर्वोत्तम रोगी देखभाल के लिए नवीनतम ज्ञान प्रदान करेंगी। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की वही तरह से इन्वॉल्व हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज होता जा रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बैठे बैठे काम करते रहना, स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो जाना, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होना और एक पूरी तरह से डाइट जो है हेल्दी डाइट ना रहना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो आप और कोई ऐसी जो नई बीमारी आ रही है अभी तेजी से जो फैल रही है उसके बारे में क्या? ये भी एक नए तरीके का वायरस है। लोग कह रहे हैं कि ये भी एक और चाइनीज वायरस है। इसके बारे में डिटेल्स आना तो अभी बाकी है, लेकिन ये भी कोविड की तरह ही तेजी से फैलता हुआ एक वायरस है। हालांकि इसमें जानलेवा केसेस कम है। ये भी एक निमोनिया, एक फ्लू की तरह से ही लोगों को ग्रस्त कर रहा है। ज्यादातर लोगों को इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ही हो रहा है, बट हाँ कुछ केसेस इसमें भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें निमोनिया बन रहा है। अभी इंडिया में ज्यादातर नहीं फैला है। साउथ की तरफ से रिपोर्ट्स आने शुरू हुए हैं, केरला से, कि थोड़ा बहुत जो ज्यादा नंबर है, बट कोशिश यही है कि अगर हम जिस तरह से हमने कोविड में प्रिकॉशंस लिए थे कि अगर हम मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं, साफ रखें, तो इसको फैलने से रोका जा सकता है। तो कोविड से ज्यादा इसका खतरनाक है ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है। इसके बारे में और डेटा आना बाकी है। अब तो मेरा नाम डॉक्टर राजाधर है। मैं कलकत्ते से हूँ। मैं वहाँ का जो बिरला हॉस्पिटल है, CK बिरला ग्रुप हॉस्पिटल्स का डायरेक्टर और HOD हूँ।
तो हम लोग आज आए हैं फेफड़ों की बीमारी के बारे में बात करने के लिए। और आपको पता है कि दूषण प्रदूषण के साथ, टीबी के साथ, एक कुछ दिन पहले कोरोना महामारी जो हुई उसके साथ लंग्स जैसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दूसरी कहीं पे नहीं है। तो ये हमारे डॉक्टर बीपी सिंह साहब ने जो ये मीटिंग करवाई है, जहाँ से सारे देश से लोग आए हैं, बोलने आए हैं, उसमें मैं भी बोलने आया हूँ। मैं लंग्स का प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में बोलने आया हूँ। तो ये लंग्स की प्रेशर बढ़ने से सांस फूलता है। इसके कई कारण हैं। इसमें से कुछ कारण हमारे बाकी जो जॉइंट डिजीज है, आंखों की डिजीज है, ये सारे डिजीजों से जुड़ा हुआ है। इसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज बोलते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जहाँ पे लंग्स में क्लॉट्स हो जाते हैं, क्लॉट से प्रेशर बढ़ जाती है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो इसी तरह के कई कारणों हैं। इससे चलने फिरने से सांस फूलती है, कुछ लोगों को चक्कर आता है, लोग बेहोश हो जाते हैं और ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, यानी कि इससे लोगों की मौत हो सकती है। सारे दुनिया में और इंडिया में भी अभी इसके लिए नई दवाइयां निकल रही हैं। हमारे पास 2 साल पहले तक इसके लिए बहुत ही कम दवाइयां थी। अभी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए काफी दवाइयां सामने आई हैं, जिससे पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कम होती है। खाली पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कम होती है ऐसा नहीं है, इसके साथ लोगों की जीवन की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती है। लोगों का सांस फूलना, ऑक्सीजन लगने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में है। इस मीटिंग में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है, दूषण पे बात हो रही है, अस्थमा, सीओपीडी जैसे बीमारियों के ऊपर बात हो रही है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बारे में बात हो रही है। एक चीज समझने लायक है कि सारे दुनिया में जितने बीमारियां हैं उसमें से रेस्पिरेटरी डिजीज, फेफड़े की बीमारी हमारे देश में सबसे ज्यादा है। हमारे देश में सीओपीडी सेकंड कॉमनेस्ट कॉज है फॉर डेथ्स फ्रॉम एनी कॉज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारी 1 नंबर है, सीओपीडी 2 नंबर पे है। मगर अगर आप अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी सारा एक साथ ले लो तो इसकी संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी दुनिया में, बर्डन ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज। जो अभी नई बीमारी आई है उसके बारे में क्या? किस नई जो नया वायरस आया है, जो चाइना में आई है उसकी बात कर रहे हो? तो ये तो एक नई नहीं है, ये एक माइकोप्लाज्मा बोल के एक बैक्टीरिया है जिसका रिपोर्ट चाइना में एक मैसिव नंबर में मिला है। तो माइकोप्लाज्मा, हमको आशा बहुत ज्यादा है कि ये कोरोना की तरह नहीं होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जैसे मैंने कहा बहुत दिनों से है, ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये बहुत दिनों से है। महामारी या अतिमारी कभी नहीं हुई है इसके पहले, मगर हमारे जो एम्स वाली 6 केसेस की रिपोर्ट है वो भी कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक जैसा नहीं लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एपिडेमिक या पैंडेमिक तो बिल्कुल नहीं होगा, मगर इस तरह के वायरसेस, इस तरह के बैक्टीरिया आते रहेंगे और ये जरूरी है कि हम लोग सरकार की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से हम लोग सचेत रहें। हमको हमारी जो तैयारी है, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, ये सारी चीजें अच्छी तरह रहे। और हम लोग पब्लिक को बोलते हैं कि ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, मास्क है, हाथ धोना है, हाथ साफ करना है, ये सारी चीजें जो है ये पहले की तरह ही चलना चाहिए, वो बंद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लंग्स ट्रांसप्लांट होता है तो उसका एक बार में लंग्स ट्रांसप्लांट में कितना लगभग खर्चा आ जाता है? तो वो तो सेंटर से सेंटर पे भिन्न है, मगर ये खर्चीला है। और प्रॉब्लम ये है कि अभी सारे देश में ये आया नहीं है। साउथ में काफी सेंटर्स हैं, नॉर्थ में भी 1-2 सेंटर्स हैं, ईस्ट में सेंटर्स हमारी डेवलप हो रही हैं, तो इसीलिए जो कॉस्ट है वो भी बहुत वेरिएबल है। तो एक ट्रांसप्लांट के कहीं भी 25 से 50 लाख के आसपास का खर्चा पड़ा रहता है। मगर इससे भी जरूरी है कि खाली ट्रांसप्लांट हुआ और सारा खर्चा खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद जो दवाइयां लगती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लगती हैं, वो महंगा है, उसके लिए काफी खर्चा रहता है। तो ये खर्चा तो है ही, मगर जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगी, नए नए अच्छे ट्रांसप्लांट सेंटर्स आएंगे, हमें बहुत आशा है कि ये ट्रांसप्लांट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ज्यादातर बीमारियां जो हैं गरीब तबकों में हैं, उनके लिए कोई इलाज ऐसा होता है? तो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वो तो धीरे धीरे बलिष्ठ हो रहे हैं, वहां से दवाइयां मिल रही हैं। हमारी दवाइयों का जो सीलिंग है, जो खर्चा है, वो भी धीरे धीरे सरकार सीलिंग कैप करने की कोशिश कर रही है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आई थिंक विल हेल्प द पुअर मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू। और हिंदी में बात करूँ ना? हाँ, ओके। और मेरे लेक्चर के बारे में बताओ ना। हाँ, मैं डॉक्टर अमिता नेने हूँ। मैं हेड ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट
बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से हूँ। मैं यहाँ लखनऊ आई थी रेस्पिरेटरी अपडेट कॉन्फ्रेंस के लिए। बहुत ही बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे मेरा लेक्चर सर का टॉपिक था कि अगर पेशेंट को टीबी है तो उनके लिए स्टीरॉइड यूज करना चाहिए कि नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो पेशेंट का इम्यूनिटी रोग प्रतिकार शक्ति कम है उनको टीबी होता है, और जब भी हम लोग स्टीरॉइड देते हैं तो रोग प्रतिकार शक्ति और भी कम होता है। तो टीबी पेशेंट को हम लोग स्टीरॉइड देंगे तो एक्चुअली तो पेशेंट का हालत बहुत ही खराब हो जाना चाहिए, और इसके लिए हम नॉर्मली देते नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को थोड़े टाइप का टीबी है, अगर ब्रेन का टीबी है, अगर हार्ट का टीबी है, या तो एड्रिनल ग्लैंड का टीबी है, तो अगर आप पेशेंट को टीबी की दवाई के साथ स्टीरॉइड नहीं देंगे तो पेशेंट की जान चली जाएगी। तो हमारी जो गाइडलाइंस है वो भी बोलती है कि स्टीरॉइड देना है, लेकिन वो लोग डोज नहीं बताते हैं। तो ये टॉक में मैंने मेरे लेक्चर में बताया है कि कौन से टाइप के टीबी में आपको स्टीरॉइड देना ही पड़ता है, और क्या डोज देना है, और कौन से टीबी में स्टीरॉइड नहीं देना है, उसके बारे में टॉक था। क्योंकि अगर आप बराबर से स्टीरॉइड यूज करोगे तो पेशेंट का जान बच जाएगा, लेकिन रूटीनली यूज नहीं करना है, नहीं तो स्टीरॉइड की वजह से पेशेंट का तबीयत बिगड़ जाएगा। नहीं तो बेसिकली अगर ब्रेन टीबी है तो हम लोग 6 से 8 हफ्ते का बोलते हैं। अगर हार्ट टीबी है तो 11 हफ्ते का स्टीरॉइड का बोलते हैं। टीबी का ट्रीटमेंट तो नॉर्मली 6 से 9 महीने का है अगर सेंसिटिव टीबी है तो। जैसे कि ठीक होने में कितना लेक्चर मरीज को लगेगा? अगर सिर्फ टीबी का दवाई देते हैं तो पेशेंट को फायदा तो टीबी की दवाई से 15 दिन के बाद ही होता है। इनफैक्ट पहला हफ्ता 10 दिन तो पेशेंट को तकलीफ होती है दवाई की वजह से, लेकिन इम्प्रूवमेंट नॉर्मली 15 दिन के बाद चालू होता है, और 1-1.5 महीने में पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन कोर्स खत्म करना है क्योंकि अपने को जंतु को मारना है, अपने को चाहिए कि वापस टीबी ना आए, इसके लिए। ज्ञान हो कि हम अपने पेशेंट के लिए आगे और क्या कर सकते हैं। जो जो नई एडवांसेस हुई, मैं यहाँ पे सिर्फ निमोनिया के बारे में बोलने के लिए आया हूँ, जो हम कहते हैं सिवियर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। जो निमोनिया लोगों को घर पे होता है, कम्युनिटी में होता है, एज कम्पेयर टू जो निमोनिया हम कहते हैं हॉस्पिटल में होता है, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये देखा गया है कि निमोनिया अभी भी काफ़ी कॉमन है। बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है। कोविड के कारण भी निमोनिया ही हुआ था, जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई और कई लोगों की डेथ्स भी हुई। इसी हिसाब से बैक्टीरिया के कारण भी निमोनिया हो जाता है, और जो मौसम बदलता है सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है। और ये देखा गया कि और लगभग 30 से 40% लोगों को जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है वो सीवियर भी हो सकता है, और 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो आईसीयू में भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि इंडिया में टीबी के मरीज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए टीबी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने तो पूरा स्टॉप टीबी का प्रोग्राम शुरू किया है। निक्षय प्रोग्राम है, जहाँ पे सब टीबी के लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाता है। रिसर्च हो रही है वैक्सीन पे कि हम क्या टीबी की वैक्सीन भी शुरू कर सकते हैं। ट्रायल्स अब भी हुई हैं कि जिन लोगों को टीबी है उनके आसपास जो उनके रिश्तेदार हैं उनको अगर हम वैक्सीनेट करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन हो जाए वैक्सीन हो। कोविड की तो वैक्सीन 1 साल के अंदर बना ली गई थी, और टीबी की अभी तक वैक्सीन नहीं बनाई। टीबी की एक वैक्सीन बनी थी जो बीसीजी वैक्सीन है। बीसीजी हम बच्चों को लगाते हैं जो टीबी के लिए ही है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। इसलिए टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए। कोविड तो एक वायरस है, और टीबी एक बैक्टीरिया है जो इरेडिकेट करने के लिए भी 6 महीने का कम से कम इलाज करना पड़ता है। कभी कभी तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, जब इलाज ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती। तो ये बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंट है, और इसलिए वैक्सीन में भी कुछ हद तक टाइम लगता है। और एक और प्रॉब्लम है जो हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। जबकि 100 में 30 के टीबी मार पाई जाती है 100 में। टीबी जो है अगर हम देखें तो ज़्यादातर कई लोगों में लेटेंट टीबी होती है। मतलब अगर आप अपना टेस्ट कराओगे तो आप में टीबी के कीटाणु होंगे, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक रही तो वो टीबी के कीटाणु आपके साथ ही आपकी डेथ के साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हुई, या जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं तो उनमें रीएक्टिवेशन हो जाता है और टीबी फिर एकदम बढ़ के फैल जाती है। तो इसलिए उसको ट्रीट करना इसलिए मुश्किल होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो आपके हमारे सेल के अंदर छिपा रहता है, और उसको इरेडिकेट करना और मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये जो है 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट सूर्या फाउंडेशन और मिडलैंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ ने ऑर्गेनाइज किया। इसका उद्देश्य रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर दोनों ग्रुप की बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचाना और जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है ताकि उसको आम डॉक्टर तक पहुंचाया जा सके, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो यंग बडिंग डॉक्टर्स हैं वो भी जाने कि क्या नया टेक्नोलॉजी आ गया है
जिसके इस्तेमाल से हम अपने मरीजों की जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य टॉपिक हैं, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि इसमें जैसे कि सीटी स्कैन का नया उपयोग कैसे कर सकते हैं, नया एडवांसमेंट क्या है, लंग अल्ट्रासाउंड के बारे में बात की। इक्मो एक नई विधा आ गई है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। जिन मरीजों में वेंटिलेटर से भी ऑक्सीजन पूरा नहीं पड़ता, उनको बाहर से इक्मो एक मशीन है, उसके द्वारा इस्तेमाल करके उसकी जान बचाई जा सकती है। और बहुत सारे मरीजों को जो लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उनके लिए भी इक्मो एक ब्रिज की तरह काम करता है। और अभी लंग ट्रांसप्लांट बहुत सारे मरीजों में एक अंतिम विकल्प के रूप में उभर कर आया है। उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है, जिससे कि हम बता सकें कि बहुत सारी बीमारियों में मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है और नई जिंदगी दी जा सकती है। साथ में जो कुछ और बीमारियां हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक नया ग्रुप है बीमारियों का, जो काफी तेजी से बढ़ा है इधर निकट के समय में, और इसका अभी कोई बहुत पुख्ता इलाज नहीं है। तो उसके में जो नई जानकारी है, जो नया इलाज संभावित है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ट्रिगर्स जो है, जिन मरीजों को अस्थमा है, धुआं, गर्दा, महक, ये बढ़ा देता है। और जो मौसम का बदलाव है, जैसे कि उधर होली के वक्त, इधर दिवाली के वक्त मौसम बदलता है, तो इन मरीजों में एलर्जी बढ़ जाती है और जो सांस के रास्ता में जो है उसमें सूजन और सिकुड़न हो जाती है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी इसको बढ़ाता है। वायरल इन्फेक्शन जाड़े में बहुत होते हैं, उसकी वजह से भी इनमें बढ़ाव। बॉडी में कितना साइड इफेक्ट पाया जाता है? नहीं, मतलब ये है कि साइड इफेक्ट से मतलब ये है कि जैसे अस्थमा अगर बढ़ाएगा तो बॉडी में मतलब जैसे सीने में जकड़न है, सांस का फूलना है और खांसी आना और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सही ढंग से उसकी जांच और साथ में उसका इलाज करना आवश्यक है।